सबको मेरा नमस्कार। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज शनिवार है, इसलिए आज हम लोग समसामयिकी विषय पर बात करेंगे। आज हमने जो विषय रखा है वह है भारतीय न्यायपालिका में राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ। यह जो विषय है इस पे हम लोग विचार मंथन करेंगे। अब इसमें बात यह आती है कि यह विषय क्यों रखा गया। यह विषय रखने का कारण है कि अभी हाल ही में दो अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय आए। जो जो निर्णय आए वह राष्ट्र विरोधी प्रतीत होते हैं, या कह सकते हैं कि उन निर्णयों में कहीं ना कहीं भारत विरोधी बातें शामिल हैं। जो पहला निर्णय आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का। 2-4 दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि 2006 में 11 जुलाई 2006 को मुंबई के लोकल ट्रेनों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 187 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। उनके जो 12 अभियुक्त थे उन सभी को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। बरी करने के साथ साथ उन्हें रिहा करने का आदेश भी दे दिया। ये हुई यह है वो मामला। जब 2015 में कोका की स्पेशल कोर्ट ने इन 12 अभियुक्तों को सजा सुनाई थी, जिनमें 7 को फांसी, 5 को आजीवन कारावास और 1 को मुक्त कर दिया था। लेकिन विशेष अदालत जो 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 मकोका था उसके फैसले को एकदम पलटते हुए यह फैसला दिया गया है। अब कुछ लोग आपत्ति करेंगे कि जब मामला कोर्ट में जो उनके खिलाफ जो आरोप थे जब साबित ही नहीं हो पाए तो कोर्ट ने बरी कर दिया। मेरा मानना है कि जिस सबूतों के आधार पे कोका की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया, आखिर उसी सबूतों को हाई कोर्ट ने मानने से क्यों इनकार कर दिया। यह बात गौर करने लायक है। इसमें एक बात और आती है। जो लश्कर तैयबा के आतंकी थे या आतंकी हैं दो, जिनका मुकदमा पड़ा है एस मुरलीधर ने। एस मुरलीधर के बारे में आप जान लीजिए। एस मुरलीधर उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने इन दोनों का मुकदमा पड़ा। अब बात यह आती है कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश किसी आतंकी का मुकदमा लड़ रहा है, ये संस्थागत और नैतिक दोनों रूप से गलत है। यह कहीं ना कहीं खामियों को उजागर करता है। जिस जांच दल ने, एटीएस ने इतने जोखिम लेकर अपनी जान पर खेलकर
सबूत जुटाए, इतनी मेहनत करके न्यायालय गए और उसे एकदम बरी कर देना, और बरी ही नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि इनको रिहा कर दिया जाए। अब बताइए, जब ये रिहा हो जाएंगे तो फिर ये जो मुकदमा है, जो जो केस है, इस पे ये कितना घातक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरा जो निर्णय आया है वह है कर्नाटका हाई कोर्ट का। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले एक निर्णय दिया। उस निर्णय में उसने कहा कि उस निर्णय में उसने कहा कि किसी भी मंदिर में मुस्लिम अपना धर्म प्रचार कर सकता है। यह जो बातें हैं, जो विभिन्न संप्रदाय हैं, जो विभिन्न धर्मावलंबी हैं, उनके बीच में संघर्ष को नहीं जन्म देगा। आखिर क्या हो सकता थी इस तरह के निर्णय देने की? इसके बारे में हम जानते हैं। 4 मई 2025 को कर्नाटका के एक मंदिर में तीन मुस्लिम तीन मुस्लिम युवक इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, इस्लामिक साहित्य बांट रहे थे, और साथ ही साथ लोगों को प्रलोभन दे रहे थे कि अगर आप इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो आपको दुबई में नौकरी और भी कई तरह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह जो फैसला है, यह कहीं से भी सही नहीं है। अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो धार्मिक संघर्ष है उनको बड़ा बढ़ावा मिलेगा। ये तो हुई 2 निर्णय जिनके आलोक में आज हमने यह विषय रखा है। 2 और चर्चा कर लेते हैं जो कि पहले हो चुके हैं। जैसे कि 2017 में कश्मीरी पंडितों के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि जो हमारा 1990 में नरसंहार हुआ था, हम हमारा निष्कासन हुआ था, आप उसकी सुनवाई करें और जो उसके दोषी हैं उसको दंड दे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इसका अब कोई औचित्य नहीं है। जो आपके साथ हुआ, उस घटना को बहुत लंबा समय बीत चुका है, इसीलिए अब इस पे सुनवाई नहीं हो सकती। एक और मामला है 2015 का, जब 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसका दोषी था याकूब मेमन, उसे फांसी की सजा मिली थी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने रात में इस इसका मुकदमे की सुनवाई की थी। तो जब हम ये बातें देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं सोचने पर, विचारने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें यह देखना है कि क्या हमारी न्यायपालिका के अंदर जो जिहादी तत्व हैं या राष्ट्रविरोधी तत्व हैं, उनकी घुसपैठ हो चुकी है। आप आए दिन ऐसे निर्णय देख सकते हैं जिसमें कोर्ट ने बिल्कुल ही भारतीय व्यवस्था, भारतीय संस्कार, दर्शन, जो परिवार व्यवस्था, उसके खिलाफ जाकर लगातार निर्णय दिए हैं। यह जो कोर्ट है, यह हमारे धार्मिक संस्कार भी दखल देता है। ऐसे उज्जैन के महाकाल पर कौन सा जल चढ़ेगा, दही हांडी की ऊंचाई कितनी होगी, या इसके अलावा और भी मामले हैं। अगर इसके
कारणों में हम जाएंगे तो हम पाते हैं कि भारतीय न्यायपालिका में वामपंथियों का वर्चस्व रहा है। और ये वामपंथी मानसिकता की जो न्यायाधीश हैं या वकील हैं, ये इस तरह के मुकदमे लड़ते हैं और इन मुकदमों पे अपना निर्णय देते हैं। हार्वर्ड से पढ़ कर आए हम हमारे न्यायाधीश, जो उनकी पद्धति है, वह और वह जो उनके संस्थान हैं, जो उनको प्रोजेक्ट करती है, उनके प्रति है। उनका जो प्रतिबद्धता है भारत राष्ट्र के प्रति, यहाँ का धर्म संस्कृति के प्रति इनकी प्रतिबद्धता नहीं है। तो ये था आज का विषय, इसको मैंने आप सबके सामने रखा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। लाइट आएगी तो मैं सो जाऊंगी, पहले बता रही। बाकी के साथी बताएं। कोई भी साथी अपनी बात रखें। चलिए मैं थोड़ा सा इसे से रखता हूँ। एक तो देखिए, जो हाई कोर्ट ने जो रिलीज किया है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दोबारा से उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों को रिलीज कर दिया गया है। लेकिन बात जब सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, या हम किसी भी प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो एक बात हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि न्यायिक व्यवस्था हो या हमारी संसदीय व्यवस्था हो, जिस प्रकार के लोग रहते हैं, जिस प्रकार की विचारधारा होती है, उस विचारधारा का वहां पर वर्चस्व होता है, और वो कहीं ना कहीं उसके निर्णय में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि पिछले हफ्ते या पिछले से पिछले हफ्ते हम लोगों की एक चर्चा चल रही थी, तो उस चर्चा में एक कोटेशन हम लोगों ने पुस्तक का पढ़ा था कि जो न्यायालय है, न्यायालय को निष्पक्ष होना चाहिए, अर्थात किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी पूर्वाग्रह व विचार से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यद्यपि उसका अपना कोई विचार हो सकता है, मत हो सकता है, किंतु जब वह किसी संवैधानिक पद पर बैठता है तो वो प्रकट नहीं होना चाहिए। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं, न्यायिक व्यवस्था देखते हैं, जब से हमारी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है, तब से ही दोनों इकाइयों में साम्यवाद का प्रभुत्व रहा है, वर्चस्व रहा है। और जिस तरह से हम वर्तमान परिस्थितियां देखते हैं, जहां साम्यवाद और इस्लाम ये दोनों भारत में एकजुट होकर के काम करते रहे, लेकिन कम से कम न्यायालय को तो इससे निष्पक्ष और तटस्थ होकर के चलना चाहिए, क्योंकि न्यायालय एक ऐसी इकाई है जो वोट बैंक के आधार पर तो नहीं बनती है। और इन लोगों ने पूरा सिस्टम ऐसे बनाया हुआ है कि एक ही परिवार से या जो है वंशानुगत जो है, ये लोग अपनी न्यायिक प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, तानाशाही को इन्होंने वर्चस्व बनाए रखा है। जैसे कि हम कॉलेजियम सिस्टम को देखते हैं, तो हमने पहले ही न्यायपालिका के कॉलेजियम सिस्टम पर हम लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। और प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि यदि विधायिका कुछ गलत करती है तो उसकी तो जवाबदेही है, न्यायपालिका अगर ऐसा कुछ करती है तो उसकी जवाबदेही कहाँ रहती है।
जब बात आती है कि जिन लोगों को रिलीज किया गया है, तो इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैं पढ़ भी नहीं पाया। लेकिन मैंने हाँ पढ़ा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले पर रोक लगाई है, लेकिन उन लोगों को दोबारा जेल तो नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा भी कई प्रकरण हमने देखे हैं, जैसे कि अभी कर्नाटक का जो प्रकरण बताया विपुल जी ने, तो कर्नाटक का प्रकरण हो या फिर हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में भी जो याचिका लेकर के गए थे ये जो पीड़ित थे वहाँ के, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप ये लोग यहाँ क्यों चले आए, आपको तो वहाँ लोअर कोर्ट में जाना चाहिए था। तो इस तरह से देखते हैं कुछ याचिकाएं तो वो अपने मन से स्वीकार कर लेते हैं, कुछ पे तो स्वतः संज्ञान भी ले ले रहे हैं। कुछ याचिकाएं ऐसी हैं जहां पर वो स्वतः संज्ञान भी नहीं लेते हैं, आपराधिक मामले होंगे तो भी वहां गंभीर नहीं दिखाई देते हैं। आतंकवादियों की बात करें, अफजल गुरु की बात करें, याकूब मेमन की बात करें, तो इनके लिए रात में भी अदालतें हमारे यहाँ खुल जाती है और कितने वकील जो है उनका समर्थन करने के लिए खड़े हैं। तो इन सब मामलों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि जहां एक व्यक्ति को सालों तक भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, 8 वर्ष 10 वर्ष तक लग जा रहा है। हमने अभी एक जो हैदराबाद में जो घटना हुई थी, एक महिला के साथ रेप की जो घटना हुई, जला दिया गया, और उसके बाद हम लोगों ने एक निर्भया की घटना सुनी, यहाँ अंकिता भंडारी की घटना सुनी। ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं, ऐसी तो न्यायालय इनको समझता ही नहीं है, न्यायालय इनको कंसिडर ही नहीं करता कि ये गंभीर अपराध है। न्यायालय मानकर चलता है कि कोई गंभीर अपराध है नहीं, इनमें भले ही 10 वर्ष में निर्णय आ जाए। हमने निठारी कांड देखा, निठारी कांड में भी सालों तक लटका रहा। लेकिन जब हम अरविंद केजरीवाल का मामला देखते हैं तो न्यायालय इतनी सक्रिय हो जाती है कि प्रतिदिन सुनवाई होने लग जाती है। अर्थात न्यायालय ही तय कर रहा है किसकी सुनवाई प्रतिदिन होगी और किसकी सुनवाई सालों के बाद होगी, 6 महीने के बाद होगी। ये प्रक्रिया भी ठीक नहीं है। अर्थात यहाँ न्यायपालिका की निष्पक्षता पर और विचारधारा पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता ही है कि क्या न्यायपालिका किसी पूर्वाग्रह से, किसी विचार से ग्रसित है। मुझे लगता है कि न्यायपालिका की भूमिका बिल्कुल तटस्थ होनी चाहिए। जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि समत्व की भावना, यानी किसी के लिए अलग भाव नहीं हो सकता है। अपराधी हैं तो अपराधियों के लिए दृष्टिकोण अलग रहेगा ही, और जो अपराधी नहीं हैं उनके लिए एक दृष्टिकोण अपना अलग रहेगा। उनमें भेद तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन न्यायपालिका को दोनों के बीच में तटस्थ रहना चाहिए, अर्थात पक्षपातपूर्ण निर्णय तो नहीं देने चाहिए। किस कारणों से छोड़ा गया है इन अपराधियों को, ये विचार का प्रश्न हो सकता है, या अपराध सिद्ध नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ यह भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि न्यायपालिका किन मामलों पर संज्ञान लेगी और किन मामलों पर नहीं लेगी। अगर न्यायपालिका ये तय कर रही है तो इसका मतलब विचारधारा से ग्रसित तो दिखाई देती है। धीरे धीरे ये प्रतिशत तो कम हो रहा है। कम्युनिस्टों का हम वर्चस्व देखें तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि वर्तमान में 30% की विचारधारा न्यायपालिका में होगी। कभी ये 70%, 80% तक रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये विचार वहां से घट रहा है। लेकिन न्यायपालिका में वामपंथियों का वर्चस्व घटना और व्यवस्था का पलटना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुझे लगता है कि संख्या बल कम कम होने के बाद भी जो व्यवस्था बनी है वो व्यवस्था उनके अनुकूल है, उनको पोषित करने वाली है। ये घातक की स्थिति है। तो ऐसी कोई व्यवस्था ना बने कि आप कह दें कि मंदिर में जाकर के आप प्रचार कर सकते हैं। प्रश्न ये खड़ा होता है कि मंदिर क्या सरकार की प्रॉपर्टी है? अगर किसी की निजी संपत्ति है या कुछ लोगों का वहां पर ट्रस्ट बना हुआ है तो वो उसके फैसले ले सकते हैं। वो चाहे तो मना कर सकते हैं कि मंदिर में एक भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होगा। उनकी संपत्ति पर उनका अधिकार होना चाहिए। लेकिन वहां पर आप अनुमति दे देते हैं, मस्जिदों में आप अनुमति नहीं देंगे। और कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक की स्थिति तो हम लोग देख ही रहे हैं, जो स्टालिन जी ने जो स्टेटमेंट दी है, या पेरियार की जो भूमि है, जो विचारधारा है, तो वहां पर तो पूरी की पूरी जो विचारधारा है, जो लॉबी है, जो अभी रोहित वेमुल्ला एक्ट लाया गया, क्या वो एक्ट वहां पर जो कहता है कि जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के नाम पर बहुसंख्यकों को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? तो ऐसे ऐसे जो निर्णय आ रहे हैं वो कर्नाटक जैसे राज्य से ही क्यों आ रहे हैं? या फिर हम देखते हैं जो अभी महाराष्ट्र में जो लड़ाई चल रही है भाषा के लेकर के, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला आ जा रहा है। तो ऐसे निर्णय इस प्रकार के राज्यों से क्यों आ रहे हैं जहां पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव है, या पर जो कह लीजिए कि जहां इस्लामिक शक्तियों के साथ गठबंधन करके सरकारें बना रहे हैं, या कांग्रेस के गठबंधन में जिनकी सरकारें हैं, तो यहाँ वोट बैंक भी एक कारण दिखाई देता है। लेकिन इन सबके मध्य न्यायपालिका एक सम्मानित पद है।
एक बहुत प्रतिष्ठित पद है और समाज उसको बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखता है। मुझे लगता है कि जब किसी को बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो उसका भी यह दायित्व तो बनता है कि वो उस सम्मान को बनाए रखे। लेकिन ऐसे अनर्गल फैसले अगर लिए जाते हैं, तो उसकी सम्मान को, उसकी छवि को भी धूमिल, मुझे लगता है, उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और पिछले कुछ समय में जो निर्णय देखे जाए, चाहे राष्ट्रपति के अधिकारों की बात की जाए, वहां पर भी यही दिखाई देता है। तो एक पूरी तानाशाह की जैसी जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है न्यायालय की, वो स्थिति ठीक नहीं है। जी धन्यवाद। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। जी, और साथी बताएं। मैं तब तक कुछ बोलता हूँ वैसा। जी बताइए। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे बात सही है कि ये जो दो घटनाएं, एक तो मुंबई वाला, एक कर्नाटक वाला, मुझे लगता है कि मुंबई वाली घटना में भी कुछ बातें संदेह के परे नहीं हैं। और कर्नाटक वाली घटना में तो मुझे नहीं लगता कि सरकार, कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दिया है जिस पर आपत्ति की जाए। बिल्कुल ठीक कहा है कि किसी धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करना बुरा नहीं है। सभी अपने धर्म धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और यह स्वतंत्रता इस देश में है। उसी स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात जो हाई कोर्ट कह रहा है, मुझे उसके निर्णय में कोई ऐसी आपत्ति नहीं दिखती। हाँ, ये बात जरूर दिखता है, अगर हम राजनीति के चश्मे से उसको देखते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार है कांग्रेस की। कांग्रेस ज्यादा इस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शुरू से बदनाम है, और वर्तमान परिस्थितियों में भी उन्हीं के साथ ही, उन्हीं की ही भाषा बोल रही है। अगर ऐसा होता तो मतलब ऐसा होना चाहिए। अगर इस हाई कोर्ट के इस निर्णय को तब सही कहा जा सकता है जब ऐसा ही कोई निर्णय किसी मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुआ हो, जिसमें हिंदुओं का जुलूस निकला हो, या फिर यह कह लीजिए कि रामनवमी की यात्रा निकली हो और उसमें पथराव हुआ हो, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्तक्षेप करे कि नहीं ये गलत किया। लेकिन हाई कोर्ट का, कर्नाटक हाई कोर्ट का ये रवैया, फिलहाल अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात को छोड़ दिया जाए तो ऐसा आपत्तिजनक नहीं दिखता। रही बात मुंबई हाई कोर्ट का जो फैसला आया, मुंबई हाई कोर्ट ने भी बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं उस मामले में। एक तो गवाह सारे मुकर चुके हैं। दिल्ली मुंबई बम कांड वाले लगभग जितने गवाह हैं वो सारे के सारे अपने बयान से मुकर चुके हैं। और जो और भी ग्राउंड्स दिया है, मतलब पुलिस की तरफ से या फिर जो भी जांच एजेंसी थी उसकी तरफ से, वह भी आधा अधूरा री जांच में, जब हाई कोर्ट ने दोबारा उनकी जांच कराई तो वो सारे फर्जी मिले। बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसा मैंने देखा का उनके रिपोर्ट्स में, हाई कोर्ट ने पर्याप्त ऐसे ग्राउंड्स दिए हैं जिनके आधार पे वो मुकदमा खारिज किया गया है। अब ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर कुछ पकड़ के लेकर आ रही है किसी तरीके से अपराधियों को, पुलिस हम विभाग या कह लीजिए कि प्रशासन कहीं से कुछ लेकर के आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का या फिर यह कह लीजिए हमारी न्यायपालिका का एक पक्षीय सोच हो जाना एक बड़ी चिंता का विषय दिखाता है। आज मुनि जी के साथ दिन में चर्चा हो रही थी। उन्होंने एक समाचार पत्र की कटिंग दिखाई, एक समाचार पत्र का खबर दिखाया आज ही का,
जिसमें इस पूरे 10 दिन में, 7 दिन में, इस पूरे 10 दिन में पुलिस ने कई हत्या, कई लूट, कई डकैती का पर्दाफाश किया, उन पे फाइनल चार्जशीट लगाई। और जो उस खबर का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि यह सारे अपराध जमानतियों के द्वारा किए गए, जमानतदारों मतलब जो जमानत पे बाहर हैं, यानी कि वो पहले अपराध कर चुके हैं, घोषित अपराधी हैं, जेल में थे, जमानत से बाहर आए हैं और फिर अपराध किए हैं, फिर जेल जाएंगे, फिर जमानत से बाहर आएंगे, मतलब इनको कहीं कोई चिंता नहीं रहेगी। ये सारी घटनाएं यह बात तो कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि प्रशासन के कार्यों में, शासन के कार्यों में न्यायपालिका अपने सामाजिक कार्यों में, शासन के कार्यों में हस्तक्षेप ज्यादा कर रही है और न्याय और अपराध को रोकने में पूरी तरह से फेल रही है। लेकिन क्या इसको केवल न्यायपालिका का दोष कहा जाए या विधायिका का? न्यायपालिका अकॉर्डिंग टू लॉ ही काम कर रही है। विधायिका ने अपने अपराधी साथियों को बचाने के लिए, जमानत देने के लिए या उनको बचाने के लिए इतने लो पोल्स छोड़ रखे हैं कानूनों में, जिनका लाभ लेकर के अपराधी खूब बच रहे हैं, खूब निकल रहे हैं, और न्यायपालिका उस जगह पे उसके मन का काम हो रहा है कि वो भी एक तरीके से इस झंझटों से बच रही है कि हम किसी को क्यों कठोर दंड दें। एक जो राज्य को न्यूनतम हिंसा करनी चाहिए, ये जो विचारधारा पूरे विश्व में एक फैल रही है, वो उसके साथ ही बन जाते हैं। जनता को क्या हो रहा है इससे लेना देना ना तो विचारधारा को है और ना ही व्यवस्था को। मुझे लगता है इस पर इस दृष्टि से भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। भाई साहब, मेरी बात समाप्त हुई। जी, धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। बाकी के साथी बताएं। पवनजय जी, आचार्य जी, बहादुर सिंह जी, माता प्रसाद जी या मोहन गुप्ता जी, कोई भी साथी शुरू करें। विपिन जी, आप कुछ कहना चाहे तो आप भी रखें। कहेंगे भाई सब कुछ जरूर कहेंगे। सभी साथियों को प्रणाम। जी बताइए। हालांकि इस विषय पे मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन शुरुआती दौर में ये बात तो बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी ने भी बताई, आपने भी बताई और विपिन जी ने भी बताई कि न्यायपालिका में एक विचारधारा काम कर रही है। और बिल्कुल सही बात है, जब तक न्यायपालिका की रेस्पॉन्सिबिलिटी, माने कोई निर्णय दिया तो उसके पीछे के तथ्यों किस आधार पर दिया, अगर ऐसा उनका अगर निर्णय गलत हुआ और उसके लिए उन्हें भी दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें सुधार आने की संभावना है नहीं। क्योंकि कहा है कि न्यायपालिका तानाशाह हो गई है, तानाशाही कर रही है, क्योंकि कुछ ही परिवारों का न्यायपालिका पर आधिपत्य हो गया है एक प्रकार से। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है एक बात की और इसमें न्यायपालिका और विधायिका दोनों में एक गठबंधन सा हो गया है। ये इनका जो गठबंधन है, इस बात पर चर्चा बिल्कुल जरूर होना चाहिए, क्योंकि नेता से संबंधित व्यक्ति ही आज की डेट में अपराध कर रहे हैं। जनसाधारण न तो अपराधी है, न उसकी प्रवृत्ति अपराध की है।
अपराधी अगर कहीं है या जो गलत काम करने वाले लोग हैं, वो धूर्तता तो हमारी विधायिका में है सबसे ज्यादा। और विधायिका, चूंकि जज भी समाज का एक हिस्सा होते हैं और इतने ताकतवर नहीं होते हैं, तो उनके भी अपमान की व्यवस्था विधायिका कर देती है। या कोई भी अधिकारी जो सही तरीके से किसी अपराधी के विरोध में साक्ष्यों को एकत्रित करने की कोशिश करता है या अपराधी को दंडित करवाने के लिए पूरे साक्ष्य प्रस्तुत करने की कोशिश करता है एकत्रित करके, उसको कहीं ना कहीं वो सामाजिक दंड या अपराधियों के द्वारा उस पर दबाव बनाने का काम विधायिका के लोग ही ज्यादा कर रहे हैं। न्यायपालिका के लोग इससे दूर हैं, क्योंकि अछूते वो भी नहीं है, उनके भी परिवार हैं। उनके परिवार की सुरक्षा कौन करे, क्योंकि अपराध तो हमारी विधायिका में घुसा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी विधायिका को ही दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जब विधायिका दुरुस्त होगी तो ऑटोमेटिक ही दो अंग जो तंत्र के हैं, वो दो अंग भी सुचारू और स्वस्थ रूप से काम करने में सक्षम होंगे। जब तक विधायिका हमारी स्वस्थ नहीं होती है, वो बीमार है, विधायिका बीमार है, बुरी तरह बीमार है, क्योंकि वहां विचारकों का नितांत अभाव है। वहां केवल धूर्तताओं का जमावड़ा है, चाहे वो पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, दोनों ही तरफ। क्योंकि संसद में जो भी विधेयक पास होना होता है या बिल पास होना होता है, अगर उनके स्वार्थ की सिद्धि के लिए है तो कोई कहीं विरोध नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, सर्वसम्मति से पास हो जाता है। लेकिन अगर कोई समाज के सरोकार का विषय है तो वहां या तो हू हल्ला होता है, बिल्कुल गली के कुत्तों जैसी लड़ाई होती है उसके अंदर, या उससे बायकआउट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के ये न्यायपालिका का ये काम चल रहा है, वही सब जगह। क्योंकि जितने जो मुद्दों पर सुनवाई होती है, वो मुद्दे सब इस प्रकार से न्यायपालिका में भी भय घुसा हुआ है, और वो विधायिका का ही भय है या फिर विधायिका से संबंधित लोगों का है। क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में जो पंडितों के साथ मामला आया, उसमें क्या अब्दुल्ला परिवार और 2-3-4 परिवार थे, उन्हीं परिवारों की सबकी भूमिका, तो उनको दंडित क्यों नहीं किया गया? समाज को समग्र रूप से एकत्रित होकर के, और हम तो ये कह रहे हैं समाज सेवी भी नितांत कायर हैं इस देश में। क्योंकि अगर कोई सच्ची बात कहने लग जाए तो ये समाज सेवी भी उस पर दबाव डाल करके उसको गरियाने तक का काम करते हैं और कहते हैं तू मूर्ख है। सच्चाई को कहने वाले को मूर्ख इस देश में कहा जाता है। जब तक सच बोलने वाले को मूर्ख कहा जाएगा, सत्य के साथ खड़े होने वाले को कायर बोला जाएगा, तब तक इन धूर्तों की, क्योंकि समाज में भी धूर्तों की कमी नहीं है। तो इस पर कुल मिलाकर के ये है कि हमें अपने व्यवहार में और अपनी नियत में, अर्थात हमें अपनी व्यवस्थाओं को सबसे पहले सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यही आज 6-7 दिन से जो विषय चल रहे हैं, उसमें केवल व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता पर ही बहस जाकर के, अपनी वार्ता जाकर के खत्म होती है। तो मेरा भी निष्कर्ष वही है। आगे और साथी जिन्होंने विषय का अध्ययन किया है वो बताएंगे और ज्यादा स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। हेलो। जी बताइए आचार्य जी। जी प्रणाम बाबा, सभी साथियों नमस्कार। जी प्रणाम। देखिए, मैं अक्सर कहता रहा हूं कि जहां न्यायपालिका को अधिक हम दोषी ठहराते हैं, वहां हम व्यवस्था के लिए, कार्यपालिका के लिए और विधायिका के लिए दोषी ठहराएं। सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। जब लोकतंत्र की
व्यवस्था में वोट बैंक है और वोट बैंक में केवल अधिक होना है, यानी किस तरह से हम अपने पक्ष को मजबूत करें। पक्ष को मजबूत करने का मतलब है कि अपनी सरकार हम कैसे बनाएं, वो अधिक मापदंड वोट का कि समाज को तोड़ करके हमें अपनी संख्या कैसे बढ़ानी है, झूठ बोल के बढ़ानी है, सच बोल के बढ़ानी है, समाज में अराजकता फैलानी है, या किस तरह से क्या करना है। बहरहाल हमें अपनी सरकारों को बनाना है। केवल ये आधार हो संवैधानिक या फिर केवल ये सोच हो पूरे भारत में, तो कोई व्यक्ति निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। तो जज कैसे हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि जज तो एक है, और एक जज जो है वो जिला के स्तर पर एक बैठा हुआ है, तहसील के स्तर पर एक बैठा हुआ, और वो अपना अकेला, उसकी कोई लॉबी तो है नहीं। लॉबी का मतलब उसकी कोई दूसरी संस्था तो है नहीं जो कोई जांच करे या कोई और करे। जब वो आदेश न्यायपालिका का करेगा तो किसको करेगा, वो कार्यपालिका के किसी व्यक्ति के लिए करेगा, पुलिस को करेगा, अन्य किसी को लिए करेगा। तो वहां पर निष्पक्षता का जब कोई स्वभाव नहीं मिलता तो जज को हम ये कैसे मान लेते हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि जज के सामने जो सबूत पेश होते हैं, जो घटनाएं पेश होती हैं, या कोई जो मेडिकल के स्तर से या जो लैबों के द्वारा जांच प्रक्रिया होती है, इनके द्वारा वो उन पर निर्णय लेता है, क्योंकि उनसे बच नहीं सकता। रही बड़े केसों की बात, तो इनमें सरकारों का इधर उधर होता है और सरकारों का दबाव जजों पे होता है। जज और वो सब एक जगह बैठते हैं। मैं कहता रहा हूं, तीनों चीजें, उनसे कोई वो नहीं है। तीसरी एक बात आती है, जब कोई अपराधी पनपता है तो क्या वो न्यायालय के संरक्षण में पनपता है, या राजनीति के संरक्षण में पनपता है, या कार्यपालिका के संरक्षण में पनपता है, पहली बात। दूसरी बात ये, जब वो बहुत बड़ा अपराधी बन जाता है और उसके पास जब वो न्यायालय में केस पहुंचते किसी के द्वारा, समाज के द्वारा या दूसरे पार्टी के द्वारा या किसी के द्वारा, तो पक्ष में और विपक्ष में कौन आते हैं, वो नेता ही आते हैं, वो समाज के लोग ही आते हैं। वहां पर भी जो न्यायालय है या अदालत है, वो ये देखती है कि अराजकता का माहौल कोई और किसी तरह की परिधि जो है वो हमारे द्वारा क्रिएटिव ना हो। हाँ, ये मैं इससे थोड़ा बिल्कुल सही हूं कि स्वतः कुछ संज्ञान लेती है न्यायालय, और कुछ जो है उनको नजरअंदाज कर देती है, जैसे कि बंगाल का वो देखा गया। तो वहां पर पूरी ये समझ में आता है कि कम्युनिस्ट और वामपंथी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात फिर यहां पर आती है, वो सब वर्मा, शर्मा, पाल, सिंह ही हैं, कोई विदेशी और कोई वो तो है नहीं बैठे हुए। तो वर्मा, शर्मा, पाल के दिमाग में ये कम्युनिस्ट या वामपंथी विचारधारा पहुंची कैसे, किसने बिठाई, कैसे उनके अंदर ये घर कर गई। हमारी अपनी विचारधारा का संवैधानिक उन पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ा। इससे पूरा ये लगता है कि जो संविधान व्यवस्था है, वो पूरी संविधान व्यवस्था ही वामपंथी और कम्युनिस्ट विचारधारा पर बनी हुई और टिकी हुई है, पहली बात। दूसरी चीज एक और आती है कि मैंने देखा था हमारे यूपी में जिस समय आजम खां की सरकार हुआ करती थी, और आजम खां की सरकार के बाद में जब इलेक्शन हो रहे थे, तो उसने अपने ही रामपुर क्षेत्र में बोला था कि ये तनखैया है डीएम के लिए, आईएएस के लिए, और ये इससे सरकार बनने दो, इससे मैं जूते साफ करवाऊंगा। पहले उसी की सरकार रही थी, तो सरकार जो बनाने, जिसकी गिरती है चुनाव होता है, वो सोचते हैं कि हमारी सरकार आएगी, वो सभी। तो क्या ये जो प्रभाव था वो किसने पैदा किया था, न्यायालय ने पैदा किया था या नेताओं ने पैदा किया था, कि मैं इस डीएम से जो है वो जूते साफ करवाऊंगा, ये तो तनखैया है, जो पुलिस जो इंस्पेक्टर है और जो खड़ा हुआ है कोतवाल, ये किसी जज ने कहा था। दूसरी बात ये बनती है कि जो अराजकता का माहौल पैदा करते वो कौन है, जो अपराधी तैयार करते वे कौन है, समाज में जो लड़ाई झगड़ा और अराजकता जो बनाते वे कौन है। मैं समझ, बाबा के द्वारा कई बार ये कहा गया है कि 2 से 3% अपराधी हैं। क्या इस विधायिका का और कार्यपालिका का ये उनके अंदर जो फर्म डिसीजन यानी दृढ़ संकल्प इस तरह का है कि हम 2 या 3% के अपराधियों को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, न्यायालय में केस ही नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात ये, जहां कोलेजियम सिस्टम की बात आती है, जजों की बात आती है,
क्या विधायिका जो है वो सारे करके, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो नहीं ला सकती कि यदि जज हमसे सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो इनको कोई हम कानून लाएं। 11 साल से मोदी जी की सरकार है, क्या समान नागरिक संहिता जो कानून है वो लाने की आवश्यकता नहीं थी? तो हम यही कहेंगे कि मोदी जी अच्छे तो हैं, लेकिन उनसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे नहीं कह सकते। उनसे अच्छे का मतलब यह है कि जो विपक्ष है, जैसे अंधों में काने राजा, समाज को जिन चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उन चीजों की आवश्यकता के लिए हम क्यों बहुत ज्यादा नहीं लाते? क्यों वोट बैंक की राजनीति को मतलब जो है एक आधार बनाया जाता है कि हम वही कानून लाएंगे जहां पर हमारा वोट बैंक भी सदा रहे और जहां पर हमारी थोड़ी क्रिया प्रतिक्रिया भी बनी रहे? क्या अभी जैसे एक सवाल मेरा उठता है, जो बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रहा था, क्या कोई कानून में, संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो मुख्यमंत्री को तलब कर लिया जाता था, या वहां की सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता, या राष्ट्रपति शासन या अन्य कोई विकल्प जो 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 राज्यपाल के हैं उसको दे दी जाती? तो बात यही है कि यहाँ जनता के लिए जो है वो एक मूर्खता के आधार पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था बनाई गई है, वो तीनों व्यवस्थाएं उसी तरह की बनी हुई हैं कि तीनों जने बैठेंगे, अगर जनता के हित की बात आएगी, कहीं किसी की बात आएगी, तो हम तीनों, मुझे याद है कल संडे है, मैं 10 मिनट में बात रख रहा हूँ, एक गांव पड़ता है यहाँ पे मुआना, बड़ा अच्छा गांव है हरियाणा में। तो मेरा वहां पर यज्ञ प्रक्रिया थी, यज्ञ में मैंने जो है संगतिकरण का वो किया और मैंने ये संवैधानिक प्रक्रिया पर सारा बोला, न्याय सुरक्षा के ऊपर बोला। तो वहां पर जो है जितने भी लोग थे उन्होंने तालियां बजाई और ये बात कही कि आचार्य जी ये बातें हमारे सामने नहीं आई हैं, और हम इनको, मैंने कहा प्रचारकों का ये काम है समाज में जो न्यायिक प्रक्रिया है, सामाजिक कार्यपालिका की प्रक्रिया है या संवैधानिक प्रक्रिया है और विधायिका की प्रक्रिया, ये समाज जाने। समाज में ये जागरूकता नहीं है, समाज के बिल्कुल पता ही नहीं है। दूसरी चीज एक और आती है कि जहां पर जो बात किसी तरह से कोई कानून की बात आती है, तो पक्ष विपक्ष में भी कौन खड़ा होता है? वही समाज खड़ा होता है जिस समाज की हम बात करते हैं। तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था, अराजकता, जिसको आप लोगों के शब्द में कि लोकतंत्र में कभी जो है वो हो ही नहीं सकता, आदर्श व्यवस्था नहीं हो सकती, अराजकता का माहौल तो रहेगा। तो ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, व्यवस्था है कि जहां लोकतंत्र भी हो और आदर्श व्यवस्था भी हो, वो कैसे क्या व्यवस्था बन सकती है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं एक ही बात कह करके, मुझे संवैधानिक प्रक्रिया ही लगती है कि पूरी संवैधानिक प्रक्रिया जो है वो ही कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित है, वही वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है, वही कानून व्यवस्थाएं जो है वो जज के लिए पूरा समर्थन देती हैं, वही नेताओं कार्यपालिका के लिए, विधायिका के लिए समर्थन देती हैं, और वही कार्यपालिका के लिए समर्थन देती हैं जहां की बिल्कुल जो है किसी तरह से जनता के पक्ष में नहीं आती। बहुत छोटी चीजें हैं, नेता 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है लेकिन वोटर 2 जगह से वोट नहीं डाल सकता है। कभी किसी ने प्रश्न खड़ा किया? नेता जेल में से चुनाव लड़ सकता है लेकिन वोटर जेल में से वोट नहीं डाल सकता, कभी हमने प्रश्न खड़ा किया? ये तो सामाजिक बातें थी, ये कोई ज्यादा रॉकेट साइंस की बातें नहीं थी। जैसे कहते हैं हम कि जो संविधान है वो तो सभी के लिए समान है, तो ये कुछ प्रश्न होते जिसमें समाज में थोड़ी जागरूकता है। मैं समझता हूं जहां सामाजिक व्यवस्था की बात आती है समाज के किसी की, तो ये तीनों संस्थाएं एक जगह खड़ी मिलती हैं। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। बताइए भाई, और कोई?
सभी साथियों के लिए नमस्कार। जी बताइए मैडम। जी, न्याय व्यवस्था मतलब जो हमारी भारतीयता है उस मतलब जो न्यायपालिका है वो इतनी लापरवाह है हमारे भारत में। अभी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ इतना बड़ा बड़ा अत्याचार हुआ, न तो वहाँ की पुलिस ने संज्ञान लिया। हिंदुओं के प्रति हिंदू महिलाएं भी पिटती रहीं और पुरुष भी मरते रहे, लेकिन पुरुष भी जो है मूक बधिर बैठी बनी रही, क्योंकि उस पर पूरा अंकुश मतलब ममता बनर्जी का था। वहाँ न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है। सारी कानून के होते हुए भी जो भारत के लोग हैं, मतलब जो जिनका लगाव भारतीयता से है, भारतीय संस्कृति से है, भारतीयता जिनके रग रग में बसी हुई है, उनके प्रति इतना बड़ा अत्याचार हुआ। इस प्रकार से अत्याचार हुआ जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार होता रहा है, वही अत्याचार अपने भारत के प्रांत जो है पश्चिम बंगाल में हुआ। और वहाँ की न्यायपालिका मतलब अगर पुलिस ने भी शिकायत दर्ज की है तो कोर्ट कचहरी भी मतलब हिंदुओं की अनदेखी करती रही। तो इस तरह से जो न्याय व्यवस्था है, हमारी न्यायपालिका है राज्यों की, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, जहाँ संख्या उनकी अधिक है, अ, मतलब लोकतंत्र तो वहाँ भी है भारत, क्योंकि भारत में लोकतंत्र सारे देश में लोकतंत्र सरकार है, लेकिन वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो बढ़ावा तो उनको देती है, जैसे अखिलेश यूपी में देते हैं मुसलमानों को बढ़ावा। इस हिंदू, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हजारों बीघा जमीन उनकी छीन ली गई, मकानों पर कब्जा कर लिए गए, मार मार के उनको निकाला गया है। वेस्ट बंगाल से उन्होंने सरकारी स्कूलों में शरण ली, लेकिन वहाँ की न्यायपालिका भी सोती रही, कार्यपालिका, विधायिका, जो भी सांसद थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि हिंदू तो थोड़े कम ही हैं, दूसरी भारत के लोगों के साथ इस तरह का अन्याय कब तक चलता रहेगा कि इस तरह के साथ इस तरह से, जहां उनकी संख्या वो बहुसंख्यक है और हिंदुओं की संख्या कम है, तो इतना बड़ा अत्याचार मतलब कब तक चलेगा, और क्या न्याय व्यवस्था, न्याय जो है वो उनको मिलेगा या ना मिलेगा, पुलिस भी उनकी सेफ्टी करेगी या ना करेगी, ये मतलब सवाल उठता है। कब तक मतलब ये एक मतलब वहाँ की ही, वेस्ट बंगाल की ही बात नहीं है, इस तरह की घटनाएं जो है वो जम्मू कश्मीर में भी होती थी। जम्मू कश्मीर में जब तक ये 370 समाप्त हुई है, तब से वहाँ थोड़ी मतलब हिंदुओं ने राहत की सांस ली है, लेकिन फिर भी अभी जो है वो पुलवामा में ऐसी घटना घटी कि लोगों ने, उन आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ करके तुम हिंदू हो मुसलमान हो, और किसी ने कह दिया हम हिंदू हैं तो उनको मर्डर कर दिया। तो इस तरह के अत्याचार जो है भारत में कब तक चलते रहेंगे, ये हमारे सामने बड़ी गंभीर चुनौती है। बस इतना ही कहूँ। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। सभी साथियों को नमस्कार। आज बहुत ही गंभीर चर्चा हो रही है और सभी विचारवान व्यक्ति इस प्रयास में हैं कि बिल्ली, कौन सी बिल्ली दूध की रखवाली करेगी, मार्क्सवादी विचारों की वाली होगी या साम्यवादी विचारधारा की होगी या पूंजीवादी विचारधारा की होगी। किस विचारधारा से प्रेरित बिल्ली दूध की रखवाली कर ले जाएगी। और प्रयास हो रहा है, जरूर निष्कर्ष निकलेगा कि विचारधारा से प्रेरित बिल्लियां दूध की रखवाली कर ले जाएंगी। हम हिंदू
जो ये कहते हैं कि न हम आस्तिक हैं न हम नास्तिक, हम जानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग नहीं। हम निरपेक्ष हैं, हम निरपेक्ष होकर मौलिक विचार प्रस्तुत करते और ऐसे लोग जो है धर्म के हिसाब से कोर्ट के फैसलों पे विचार कर रहे हैं कि कोर्ट के फैसले किस धर्म के खिलाफ। अगर कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि आप अपनी धार्मिक आजादी के साथ जी सकते, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते, तो बेहद ही गलत बात है। हम ये समझते हैं कि झांगुर बाबा धर्मांतरण करवा रहे हैं और कोर्ट उनके साथ है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि कोर्ट का फैसला यह है कि आप अपने धर्म के साथ जी सकते हैं, मारने की आजादी नहीं है। कोर्ट का फैसला यह है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन लालच से, डर से धर्मांतरण नहीं कर सकते। लेकिन किसको कहाँ फुर्सत है, कौन सुनने वाला है। सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि हमारी न्यायपालिका खराब है, जज भ्रष्ट हैं, नेता चोर हैं, हम गालीबाज हैं। धन्यवाद बाबा। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। सभी नमस्कार। जी बताइए विपिन जी। अ, थोड़ा सा ये जो मुंबई हाई कोर्ट का जो फैसला आया, इसके बारे में तो सभी स्पष्ट हैं, लेकिन जो ये कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है, अ, याचिकाकर्ता जो आरोपी थे वो मंदिर के सामने एक धर्म का प्रचार कर रहे थे, इस्लाम का कुछ पर्चा वगैरह बांट रहे थे। याचिकाकर्ता कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद उसने कहा कि भाई हमारे धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, और उसने कहा कि भाई दंगा भड़काने की इरादे से जो है ये जानबूझकर जो है उकसावे की कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। तो कोर्ट ने जो है धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर निर्णय दिया कि इस पूरे मामले में धर्मांतरण का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, या ये जो इन सबकी पूरी गतिविधियां थी, वो धर्मांतरण विरोधी जो कानून है कर्नाटक का, उसके तहत वो अपराध नहीं माना जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो ये एफआईआर दर्ज हुई है धार्मिक प्रचार प्रसार के आधार पर, यह भी उचित नहीं है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को साझा करना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई अमेरिका में बैठा व्यक्ति कोई पश्चिमी मानसिकता का व्यक्ति होगा तो वो कोर्ट के निर्णय को देखकर कहेगा बहुत सही, कोर्ट ने तो बहुत सही निर्णय दिया है। लेकिन धरातलीय स्थिति परिस्थितियों का पता आप सबको, हम सबको है, और किसी की तो है नहीं, बाहर के लोगों को, कि एक बहुसंख्यक देश जहां पे संविधान खुलेआम धर्मांतरण करने की छूट दे रहा है धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर। एक पक्ष को खूब धार्मिक स्वतंत्रता है संविधान में, दूसरे पक्ष को बाउंड किया गया है। तो हम न्यायपालिका जो तंत्र का भाग है उससे कैसे न्याय की अपेक्षा करेंगे, कैसे उसको उससे कहेंगे कि नहीं आप हमारे साथ न्याय करिए हिंदुओं के साथ, जब इस देश का
संविधान ही हिंदुओं के साथ न्याय नहीं कर रहा है तो न्यायपालिका कैसे करेगा? भाई वो तो यही कहते हैं ना कि हम कानून के दायरे में सारे फैसले दे रहे हैं। वो अब व्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता को अपने अनुसार परिभाषित कर लेते हैं, जैसा मन करता है वैसा कर लेते हैं। तो हम न्यायपालिका की निष्पक्षता जो है वो संदेह के घेरे में तो है ही है, खास करके हिंदुओं के लगभग फैसले में आ, वह जो है एकदम हिंदुओं के विरोध में रही है। कुछ फैसले ऐसे हैं जिसकी अगर ठीक से अगर उसको उसकी विवेचना की जाए, देखा जाए, तो जिस तरीके के फैसले आए हैं उस तरीके के फैसले नहीं आने चाहिए। और न्यायपालिका में कुछ जजों का शौक है कि हिंदुओं के मामलों में ज्यादा इंटरफेयर करने का। वह कभी कभी तो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, इंटरफेयर उनको करना होता है तो किसी मामले का स्वतः संज्ञान लेकर के इंटरफेयर करते हैं, या अपने किसी एजेंट के द्वारा कोई याचिका ले लेते हैं और उस पर अपना फैसला सुनाते हैं। तो यह सब करने की पूरी छूट है, सिस्टम अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, कोई हस्तक्षेप तो है नहीं। न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका की हिम्मत नहीं है न्यायपालिका से टकराने की। एक जस्टिस जिसके घर से पैसे निकले पूरा देश देखा, उसके खिलाफ महाअभियोग लाने में छिछनी चटकी हुई है सारे दलों की। उसमें भी टीएमसी और सपा शायद जो है वो साइन नहीं कर रही। तो सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समर्थन है। तो सब मिली मार, एक खेल होता है ना, सब मिली मार रहती है, मिली मार हो रही है अपना। अच्छा, हिंदू समाज सहिष्णु है, सहने की क्षमता ज्यादा है बहुसंख्यक होने के बाद भी जो है। अगर यही मुसलमान यहाँ का बहुसंख्यक होता तो घेरता जो है कोर्ट को, न्यायालय को, और आग लगा देता। उसके बाद जो है फैसला देने से पहले न्यायाधीश जो है 4 बार सोचते। तब कोई जो है, जिस तरीके से मुनि जी कहते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है, तब उस समय वहां कोई मुस्लिम विचारक नहीं कहता कि नहीं लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। वो तो कह देता कि भाई ठीक है, कोर्ट को इस तरीके से फैसला नहीं देना चाहिए था, हमारे धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए था। तो 100 बात में एक ही बात है कि जब भारत का संविधान ही बहुसंख्यकों का विरोधी है, उसमें कहीं भी बहुसंख्यकों के जो है बहुसंख्यकों का कहीं भी संरक्षण शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। तो क्या ही कह सकते हैं, बस ऐसी चर्चा करें हम लोग। चर्चा करके 10 लोग बैठे रहेंगे, चर्चा करेंगे, अपनी अपनी बात कर करके अपने अपने मन को शांत करेंगे। ऐसे ही हर गली चौराहों पे ऐसी चर्चा होकर के मन शांत हो जाता है। हिंदुओं का काम इतना ही है, अपने मन को शांत कर लेना, अपनी भड़ास को किसी प्लेटफॉर्म पर निकाल करके शांत कर लेना। बाकी समस्याओं का समाधान कौन यहाँ निकालने को पड़ा है, सब अपने अपने में व्यस्त है। बस इस विषय में मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। किसी साथी को कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं। बाबा जी, मुझे लगता है कि आप जो है रख सकते हैं। फिर बाद में 15 मिनट हम लोगों को चर्चा करनी है रोशन लाल अग्रवाल जी पर भी। हेलो। जी बताइए। हाँ, मैं दो शब्द कहना चाहता था। अभी आचार्य सुनील देव जी जो बतला रहे थे कि अगर अव्यवस्था का आरोप लगा के, जैसे पश्चिम बंगाल का नाम लिया या दूसरे राज्य का नाम लिए, कि केंद्र सरकार क्यों नहीं बर्खास्त कर देती है। एक छोटा सा इसका उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1999 में बिहार के राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त किए थे, जिसे हाई कोर्ट पटना ने अवैध घोषित कर दिया था बाद में उसको। तो ये भी ऐसा भी उदाहरण पिछले बार घटना घटित हो चुका है। शायद उसके लेके मोदी जी ने करना चाहते हैं या कोई रीजन रहा हो। तो दोनों में विसंगतियां तो ये लोग खींचतान बना रहता है। इसका गलती को गलत ठहरा देते हैं, उसका सही को गलत ठहरा देते हैं।
जी। किसी और साथी को बात रखनी है? बाबा जी, आप बता दीजिए। इस विषय पर मैं, भाई, ये बम्बई हाई कोर्ट का मामला है। सेशन कोर्ट का निर्णय हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। इस पर मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ। जो बम्बई हाई कोर्ट में मामला गया, उस मामले की वकालत की एस मुरलीधरन ने। एस मुरलीधरन, शायद आप लोगों को कुछ याद आता होगा, एस मुरलीधरन एक वामपंथी न्यायाधीश रहे हैं, बहुत चर्चित न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के। उनकी तर्क शक्ति अन्य न्यायाधीशों से, अन्य अधिवक्ताओं से बहुत तेज है। आमतौर पर हर कम्युनिस्ट की तर्क शक्ति अन्य सबकी तुलना में अधिक होती है। सबकी मैं बता रहा हूं आपको। तो एस मुरलीधरन की तर्क शक्ति बहुत तेज थी और कुछ नियम कानून कुछ नहीं मानते थे। एक प्रकार से आप ये मान लीजिए, एस मुरलीधरन शेषन टाइप थे, बहुत हिम्मती। एक घटना मैं आपको बता देता हूं एस मुरलीधरन की। ये दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अब मुझे याद नहीं है कि ये मुख्य न्यायाधीश थे कि न्यायाधीश थे दिल्ली उच्च न्यायालय। चलिए, जो भी थे, इनका ट्रांसफर हो गया था। मेरे हिसाब से शायद मार्च 20 की बात है ये। इनका ट्रांसफर हो गया था, हमको याद है कि वही जगह है ये। ये ट्रांसफर पर गए नहीं थे। उसी समय दिल्ली में दंगा हो गया, और दंगा हो गया तो फिर जब दंगा नहीं रुक रहा था हिंदू मुसलमान का, तो वहां सेना ने हस्तक्षेप किया। किसी बड़े वकील ने मुरलीधरन को फोन किया रात को करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे कि आप कोई उपाय करिए कि हमको यहां से फलाने जगह जाना है, कोई उपाय करिए कि हमको आप भेज दीजिए। इन्होंने रात को 11 बजे अपना कोर्ट खोला। कोर्ट खोल करके उस भयंकर दंगे के कार्य समय 11 बजे उन्होंने इनको, पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को बुलाया और बुला करके उन्होंने आदेश दिया रात को 11 या 12 बजे। और फिर वो वकील साहब को उस जगह से उस जगह पहुंचाया गया। आदेश दिया बकायदे, सब माने केस चला उसी समय, रात ही में सब कुछ चला। और फिर उनको भारत सरकार ने 24 घंटे के अंदर आदेश दिया, भारत सरकार ने
कि आप 24 घंटे के अंदर दिल्ली छोड़ दीजिए जज साहब को, और ये शायद उड़ीसा हाई कोर्ट चले गए या कहीं और लूप लाइन में चले गए, जहां भी ट्रांसफर हुआ होगा वो कोई बात नहीं। अभी तक यह बात सिद्ध नहीं है कि एस मुरलीधरन के तर्कों से प्रभावित होकर बंबई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है अथवा इनकी दबंगता से दब करके या इनको ओबलाइज किया गया, तीनों में से कोई भी बात हो सकती है। तर्क से भी बंबई उच्च न्यायालय प्रभावित हो सकता है, ये भी हो सकता है क्योंकि तर्क के मामले में भी बहुत तेज थे और दबंग भी थे और कोई कानून नहीं मानते थे। लेकिन इनकी चलती बहुत थे, वामपंथी थे ये। इस मामले में मेरे मन में अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या बात इसके अंदर है। कुछ भी हो सकता है, मैं इस संबंध में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं कि इस प्रकार एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हुआ आदमी इस केस में उनके तरफ से वकील थे, सबसे बड़े वही, माने मेन वकील वही। ये तो मैं इस घटना पर बता दिया, बाकी इस घटना में आप लोगों ने बहुत चर्चा की है, तो मैं उस पर अभी कोई ज्यादा सुन भी नहीं पाया हूँ और मैं कह भी कुछ नहीं सकता हूँ ज्यादा। सब लोगों ने चर्चा की है, फिर भी अगर कोई प्रश्न होगा तो उस प्रश्न पर हम फिर बात कर लेंगे। मैं आपको आज की घटना बता रहा हूं। आज मैंने अखबार में पढ़ा है, उसी अखबार में एक साथ दो बातें छपी है। एक बात छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में कोई एक पुलिस विभाग ने अभियान चला करके और 7 अलग अलग हत्या के मुकदमों में, अलग अलग हत्या के, एक हत्या में नहीं, अलग अलग मामलों में 7 हत्या के मामलों और 13 या 15 डकैती और चोरी के मामले, ये मामले 7 दिन में पुलिस ने अभियान चला करके डिटेक्ट किए, अपराधियों को भी पकड़ा। सबसे आपको आश्चर्यजनक बात ये बतावें कि इस प्रकार की हत्या के मुकदमों में और डकैती और चोरी के सभी मुकदमों में सारे लोग जो गिरफ्तार किए गए वो सब न्यायालय की जमानत पर है, जेल से छूट के आए। प्रश्न ये खड़ा होता है कि इतने सारे जो अपराधी पकड़े गए हैं सब जेल से बाहर आए हैं। अब बात तो यहाँ ये बात खड़ी होती है कि इसमें न्यायपालिका दोषी है कि विधायिका दोषी है। कार्यपालिका तो दोषी नहीं है कहीं भी इसमें, हम इन दोनों में से किसी को भी दोष दे सकते हैं। यह भी उसी अखबार में छपा है, उसी अखबार में यह भी छपा है कि हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने या हवाई अड्डे के अधिकारियों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब किया इस बात का कि आप हवाई अड्डा
हवाई अड्डे का एरिया क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? एरिया इतना छोटा क्यों है? और आप एक हफ्ते के अंदर क्या कार्रवाई करेंगे? आप एक हफ्ते के अंदर हमको जवाब दीजिए। यह बात भी हमारे ही उच्च न्यायालय ने की है। ये खाली मैं आपको आज के अखबार और छत्तीसगढ़ की घटनाएं बता रहा हूं, देश भर के लिए बता रहा हूं मैं। क्या हवाई अड्डे का विस्तार होना चाहिए? हमारा हाई कोर्ट पूछता है कि सड़कें इतनी खराब क्यों हैं? आप हमको प्लान बताइए एक हफ्ते में कि आप सड़कों के लिए क्या करेंगे। क्या यह हमारी न्यायपालिका की जिम्मेदारी है? यह प्रश्न भी एक खड़ा होता है। न्यायपालिका ने यह प्रश्न क्यों किया? तो न्यायपालिका का कहना है कि मेरे पास तो हाई कोर्ट में जनहित याचिका आई है कि यह हवाई अड्डा छोटा है, यहाँ की सड़कें बहुत खराब हैं, जनहित याचिका आई है उनके पास। बस। तो यह प्रश्न अवश्य ही पूछा जाना चाहिए कि क्या न्यायपालिका ही विधायिका के भी कार्य करेगी और कार्यपालिका के भी काम करेगी? ठीक है, आप तीनों कार्य करना चाहते हैं, तो फिर यह प्रश्न किससे पूछा जाएगा जब आप तीनों कार्य आप कर रहे हैं? एक बात सीधे न्यायपालिका कहती है कि भाई हम तो कानून के मुताबिक निर्णय कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस कानून को संविधान सम्मत है कि नहीं, ये कौन अंतिम निर्णय कर रहा है? न्यायपालिका। और संविधान में जो कानून बनाया गया, संविधान में जो संशोधन किया गया, वह उचित है कि अनुचित है, ये कौन निर्णय कर रहा है? न्यायपालिका। तो फिर जिम्मेदार कौन होगा, इसका जवाबदेह कौन होगा? तो कहते हैं विधायिका। आपने क्या समीक्षा की इसकी? अगर विधायिका का कोई कानून अनुपयुक्त है, गलत है या कमजोर है, तो आप ही ना समीक्षा करके उसको कह रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। या तो आप सीधा उनको निर्णय करने दीजिए, विधायिका को, कि भाई आप ठीक है, आप संविधान में आप संशोधन कर दिए। लेकिन हर मामले में तो आप अंतिम निर्णय आप कर रहे हैं, हर मामले में। और जब जवाब देने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो जनहित क्यों डिफाइन करना, ये सरासर न्यायपालिका का अत्याचार है। क्योंकि मैं एक बार पहले बात भी आपको बताया हूं कि न्याय क्या है, इसको विधायिका ही डिफाइन कर सकती है, न्यायपालिका नहीं। न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय घोषित कर सकती है। अब अभी राष्ट्रपति ने न्यायपालिका से कुछ प्रश्न किए हैं, पहली बार। राष्ट्रपति कभी करते नहीं है न्यायपालिका से प्रश्न, लेकिन अभी उन्होंने पूछे हैं। अब इसका क्या उत्तर देंगे, अभी पूरी बात सामने नहीं आई है। कुछ कुछ ऐसा मैं सुना हूं कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका से पूछा है अभी। अब ये बात और साफ हो जाएगी तो मैं और बताऊं।
चलिए, मैंने आपको यह बात जरूर बताई कि यदि हर कानून की समीक्षा न्यायपालिका करती है और न्यायपालिका ही अंतिम निर्णय करती है, तो यदि किसी कानून का कोई प्रभाव अपराधियों पर नहीं पड़ रहा है तो जवाब अकेले विधायिका तो नहीं देगी, फिर न्यायपालिका को भी देना चाहिए। जिस तरह न्यायपालिका हाईकोर्ट के बारे में चिंतित है, क्या आप योजना बना करके बताइए, क्यों नहीं न्यायपालिका यही बात विधायिका से पूछती है, या कार्यपालिका से यह बात क्यों नहीं पूछती है कि आप हमको एक सप्ताह में इसकी योजना बताइए कि अपराधी इस तरह छूट कैसे जा रहे हैं। इसका तो कभी न्यायपालिका ने ये बात सरकार से नहीं पूछी। ये जेल से निकल करके अपराध कैसे कर रहे हैं, यह बात भी कभी नहीं पूछी। तो भाई एक तरफा कैसे कैसे सोचा जाएगा। चलिए खैर, तो आप लोग इस विषय पर और अभी प्रश्न करिएगा, तो 7-8 मिनट हम लोग और चर्चा कर लेंगे, बाद में 5-7 मिनट एक रोशन लाल जी पर चर्चा करके समाप्त करें। किसी साथी को कोई बात रखनी है या प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ, रख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई बात। मोहन जी ने कुछ नहीं कहा है, मोहन जी कुछ कहना चाहें या राकेश जी? हेलो। कोई भी प्रश्न करिएगा, कोई बात नहीं है। बताइए। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय रखा गया है, न्यायपालिका जो है वो सनातन विरोधी या हिंदू विरोधी क्यों है, जिसे है क्या है कि नहीं है। तो जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो ये देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा था और संविधान सभा ने जो भी नियम कानून विधान जो बनाया, तो उस विधि विधान के अनुसार जो तंत्र के तीनों अंग हैं, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सबको चलना चाहिए। अब जो न्यायपालिका की और जो कोई भी संप्रदाय धर्म या जाति जो है, तो उस पर संविधान में समय समय पर परिवर्तन जो किया गया और संविधान में जो संशोधन किया गया, इस संशोधन करने वाले जो तंत्र में और सांसद में थे, उनकी मानसिकता कैसी थी। तो जो गांधीवादी, साम्यवादी और मुस्लिम संप्रदायों का गठबंधन से एक सरकार जो अनवरत चलती रहा, अब इसने जो है वो अल्पसंख्यक विशेष के पक्ष में, चाहे वर्शिप एक्ट हो या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो
वक्फ बोर्ड बिल हो, इस प्रकार से कई संशोधन जो हैं वो हिंदू विरोधी और हिंदू को दबाने के लिए, सनातन को केवल बहुसंख्यक करके, यह बहुसंख्यक है और अल्पसंख्यकों पर आताताई या अत्याचार कर सकता है, इसलिए अल्पसंख्यकों की जो संपत्ति है या उनकी जो आजादी है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और उसका जो है अल्पसंख्यकों ने बहुत नाजायज फायदा उठाया और आज भी जो है उसी विधि विधान को लेकर ये बार बार जो है तो अपना समस्या कभी सुप्रीम कोर्ट में कभी हाई कोर्ट में लाकर, और अभी भी जो है वो दिखता तो वैसा है कि उनको दबाया जा रहा है, उनको जो है सो किसे प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो है वो उन कानूनों का आड़ लेकर और बहुसंख्यक वर्ग को ही दबा रहे हैं। इसकी हवा अभी जो झारखंड का इलेक्शन हुआ है और गढ़वा के पास में यही दशहरा में है और मदगड़ी में, जब सार्वजनिक रोड बना हुआ है और उस रोड से प्रोसेशन को और मूर्ति को दहन करने के लिए, भसान करने के लिए जब हिंदू संप्रदाय के लोग ले जा रहे थे, दोनों जगह जो है मस्जिद के बगल से रोड जाता था, उन्होंने रोक दिया और उसको जाने नहीं दिया। वहां पर कई 2 दिन 3 दिन तक मूर्ति को रहा गया और विधायक जो थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे। सरकार जो है वो कम्युनिस्ट कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद की थी, नहीं सुना। न वो मंत्री थे वो आए, न प्रशासन का कोई आया। काफी जो है दंगा का माहौल बना और अंत में जब सत्येंद्र नाथ तिवारी जो बीजेपी के थे आने के बाद और बहुत समझाइश के बाद बिना गाजा बाजा के फिर शांत वातावरण में उसको ले जाया गया। मदगड़ी का हालत ये हुआ कि वहां पर थोड़ा सा भीड़ हिंदू वाला उग्र हो गया, लगभग 169 पर जो है केस बना करके उन पर जो है सो ये हुआ। फिर यहाँ भी किसी प्रकार से समझौता करके बिना गाजा बाजा के, उसका परिणाम ये हुआ कि मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर थे वो गढ़वा विधानसभा से भी हार गए और KN त्रिपाठी जो है वो डाल्टनगंज विधानसभा से भी हार गए। भाजपा का वहां पर ये बना। तो इस प्रकार से जहां भी इनकी सरकार है ये इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं कि अगर ये प्रोसेशन मुस्लिमों का रहता, तजिया का रहता या मुहर्रम का रहता तो कितना मारकाट होता जिसका कि कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन हिंदू जो है वो शांत प्रवृत्ति के होते हैं, इन्होंने उसको रख दिया, बाद में समझाइश के साथ हुआ। तो इस प्रकार की जो मानसिकता बनी हुई है और ये जो अब जो है कि अगर जो कानून बना हुआ है, संविधान में जो संशोधन हुआ है, तो जब तक कि समानता के अधिकार के हिसाब से कुछ उसमें ऐसा संशोधन नहीं होता है। आप शॉर्ट करते जाइएगा अब। हाँ हाँ समय हाँ, तो हो गया है। ठीक है हो गया और कहा है। तो ठीक है। इस प्रकार से जो है कुछ ऐसा बनना चाहिए ताकि जो है सबको समान जो है समाज में
अपने आचार संहिता में जो पूजा पाठ सब कुछ आता है और सब कोई अपना करे, बाकी बहुत सा चर्चा इस बात पर हुआ ही है। और साथी हैं, थोड़ा बहुत अभी समय कम है, इसलिए बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। और साथी बात को रखें। चलिए प्रश्नोत्तर, कोई किसी का प्रश्न हो किसी से? बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ। जैसे कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आया है, तो मैं जैसे समझता हूँ कि दो तरह की संपत्ति है, एक व्यक्तिगत संपत्ति है और एक सार्वजनिक संपत्ति है। मेरे घर पर कोई व्यक्ति जो है वह पानी मांगता है और मैंने देने से मना कर दिया, और एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पीता है, उसको मना कर दिया, तो घर पर देना तो कोई अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है बाहर तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मंदिर परिसर जो है वो तो वहां के लोगों के अधीन व्यवस्था है। अगर वो लोग प्रचार करने के लिए मना कर देते हैं तो इसमें कहाँ से गड़बड़ है? बताइए भाई, किसी को कोई बात उत्तर देना हो तो ब्रजेश जी का। हेलो। हाँ बताइए, आप ब्रजेश जी का हाँ उत्तर बाबा जी। देना हो तो। हाँ मैं इस ये चीज जो है मैंने कई बार नोटिस की है समाज में। बाबा जी आज ऐसी स्थिति हो गई है समाज की कि क्या धर्म है। आवाज आ रही है भैया मेरी? हाँ, आ रही हेलो। है ना, बताइए। बंद हो गई। और बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो। चलिए, समय भी हो गया है, जी बाबू जी। तो हम लोग थोड़ा सा 5-7 मिनट आज की एक घटना पर चर्चा कर लें कि हमारे एक मित्र रहे हैं रोशन लाल जी अग्रवाल। हम लोग 1975 से, एक तो ये आपको बता दें कि बहुत ही अच्छे उच्च स्तर के तार्किक थे। मैं उनके साथ संपर्क में 50 वर्ष तक रहा हूं। 50 वर्ष लगातार संपर्क में रहा हूं। बहुत ही उच्च स्तर के तार्किक थे। बहुत कट्टर आरएसएस के फॉलोअर थे, बचपन बचपन से ही। बहुत कट्टर, बहुत लड़ाकू, संघर्षशील और त्याग प्रधान। ये उनका मैंने आपको परिचय दिया। मेरे साथ चर्चा करते करते लगातार उनके साथ जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, उस विचारों के आदान प्रदान के आधार पर वो धीरे धीरे तर्क प्रधान होते चले गए। क्योंकि संघ में तर्क तो होता नहीं है, संघ में तो होता है फॉलो, भावनाएं होती हैं। वहां तो त्याग होता है, संघ में त्याग होता है, भावना होती है, तर्क लगभग शून्य समझिए, क्योंकि संघ तो एक संगठन है। तो मेरे साथ जुड़ने के बाद धीरे धीरे उनकी तर्क शक्ति बढ़ने लगी, और तर्क शक्ति बढ़ने के साथ वो भावना शून्य हो गए, और फिर धीरे धीरे वो वैचारिक धरातल पर अति तर्कवादी हो गए, कम्युनिस्ट हो गए एक प्रकार से।
लेकिन विचारों से कम्युनिस्ट हुए, संगठन से नहीं। इसका मतलब कि वो कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्टों के प्रचार इससे कभी शामिल नहीं हुए। वैचारिक धरातल पर जरूर वो हो गए कम्युनिस्ट, और फिर उन्होंने एक अमीरी रेखा का कंसेप्ट दिया, और उस अमीरी रेखा के कंसेप्ट पर वो लगातार काम करते रहे। रात को करीब करीब वो 3 बजे उठ जाते थे, लिखने बैठ जाते थे। उनको दिखाई बहुत कम देता था और बहुत जिद्दी थे। किसी की बात सुनना समझना तो था ही नहीं। जब हम लोग जेल में साथ में थे, ये त्राटक करते थे। त्राटक, तो त्राटक करने का मतलब यह है कि किसी एक छोटे से शून्य पर बहुत देर तक आंख बिना पलक झपाए उस पर ये ध्यान लगाते थे, आंख बंद बिना किए। तो हमको लगता है कि उससे इनकी आंख खराब हुई त्राटक के कारण, मेरे को लगता है। हो सकता है कुछ बचपन से रहा हो या जो भी हुआ होगा, लेकिन इनकी दोनों आंखें धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, और पिछले साल 2 साल से तो करीब 80-85% दिखना बंद हो गया। फिर एक बात आपको ये और बता रहे हैं किससे गई आवाज? कि भारत में जो भी कम्युनिस्टों से मेरा संपर्क रहा है, एक जो वहां वाले कम्युनिस्ट हैं आपके देहरादून वाले, विजय शंकर शुक्ला, जाऊंगी। उनको आप अकेले को छोड़ दीजिए, बाहर कर दीजिए अकेले। उसके क्या कारण है वो सब अलग है। बाकी जितने कम्युनिस्ट मिले वो सब जीवन भर असंतुष्ट रहे, जीवन भर परिवार से असंतुष्ट। फोन में पहले वो बिल्कुल नेटवर्क नहीं समाज आ रहा। से असंतुष्ट रहते हैं, फिर धीरे धीरे परिवार से असंतुष्ट हो जाएंगे, फिर उनका अपने पत्नी से असंतोष पत्नी बच्चों से शुरू हो जाएगा, उनसे बोलचाल बंद हो जाएगी, और अंत में धीरे धीरे आते आते वो खुद से भी असंतुष्ट हो जाएंगे। ये आमतौर पर साम्यवादियों का स्वभाव है। फिर एक बात आपको और बता दें कि आमतौर पर साम्यवादी होते ईमानदार हैं, लेकिन अगर साम्यवादियों को किसी बड़े आदमी की किसी कमजोरी का पता चल जाए तो ये उस बड़े आदमी को किसी भी सीमा तक ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब वो ब्लैकमेल करके वो पैसा, भाई बताते तो है कि हम लोग समाज में ही लगाएंगे, अब वो लगाएंगे कहाँ ये पता नहीं, ये कौन बता सकता है। लेकिन माने हर साम्यवादी पूरी इस बात में ताकत लगाता है कि हमको कोई ना कोई उद्योगपति बहुत पैसे की मदद करे, और इस प्रकार मदद करे कि हम उससे मांगे नहीं, हम उसको इनकार करें।
नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, और वो हमको दे, वह भी बहुत बड़ी राशि होती है। ये बीमारी सभी साम्यवादियों में होती है। तो अब लेकिन आमतौर पर साम्यवादी लगभग गरीब ही होते हैं आमतौर पर, क्योंकि कोई उद्योगपति इस तरह उनको देता नहीं है, दबाव में आता नहीं है, और ये बेचारे परेशान रहते हैं। तो मैंने यही स्थिति जो अन्य साम्यवादियों की होती है, यही स्थिति मैंने इनकी भी देखी है। अति अति कट्टरवादी संघर्षशील, ये आपको मैं बता दूं, अगर मेरे लिए किसी को अगर जान देने की जरूरत पड़े तो जान देने में सबसे आगे रोशनलाल जी आते। अगर रोशनलाल जी को जान की जरूरत पड़ जाए कहीं पर, तो मैं जाने वाला भी नहीं हूं, लेकिन मैं रोशनलाल जी को जानता हूं इस बात से। मैं कई बार बहुत जगह देखा हूं। मैं एक घटना बता के आपको समाप्त करूंगा आपकी बात कि मेरे और रोशनलाल जी के बीच में वैचारिक मतभेद तो हो गए, ये इसको लेकर के, माने आर्थिक मुद्दे को लेकर के, क्योंकि मैं ये भी शॉर्ट में मैं वैसे लिख तो दिया हूं, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूं ये मुद्दा क्या हुआ। हम लोग 3 साथी थे, तीनों बैठ करके 10-15 वर्षों तक एक साथ बैठ करके दिन रात बैठते थे, सलाह करते थे, और तीनों ने मिल करके 5 मुद्दे तय किए कि ये 5 मुद्दे व्यवस्था परिवर्तन के हो सकते हैं: अपराध नियंत्रण की गारंटी, लोक स्वराज्य, आर्थिक असमानता पर नियंत्रण, श्रम सम्मान, कॉमन सिविल कोड। 5 मुद्दे व्यवस्था परिवर्तन के आधार बन सकते हैं। लेकिन अब ये 5 मुद्दे पर 92 में हम लोग के बीच में बात शुरू हो गई कि अगर 5 में सरकार एक मुद्दा माने कि आपको सबसे प्रायोरिटी किस मुद्दे पर है, तो क्या कहेंगे? तो मैंने कहा अपराध नियंत्रण गारंटी हमको चाहिए, बाकी छोड़ दिए। केशव चौबे ने कहा कि कॉमन सिविल कोड चाहिए, बाकी सब बाद में मिलता रहे। और रोशनलाल जी ने कहा कि हमको आर्थिक असमानता वाला चाहिए। तीनों हम लोग बांधने में धीरे 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 झगड़ने लग गए। अब उस झगड़े के बाद केशव चौबे ने कहा कि हम साथ में रहेंगे, वो चलेगा विश्व हिंदू परिषद, और हमारे साथ आकर के जुड़ गए आर.एन. सिंह जी, गांधीवादी। आर.एन. सिंह जी ने कहा कि नहीं, लोक स्वराज्य सबसे ऊपर रहेगा। मैंने कहा अपराध नियंत्रण, रोशनलाल जी ने कहा आर्थिक असमानता। फिर हम लोग तीनों बैठ करके बहस करते करते मैं कहा कि मैं आर.एन. सिंह जी से सहमत हो जाता हूं, लोक स्वराज्य सबसे ऊपर रहेगा। तब धीरे धीरे रोशनलाल जी हम लोगों से 95-96 में अलग हो गए। अब मैं जो घटना आपको बता रहा हूं कि रोशनलाल जी कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर कोई गुंडा उनको गाली दे दे तो रोशनलाल जी सहन करने वाले जीव नहीं थे किसी भी स्थिति में, चाहे वो कोई भी गुंडा हो। और मेरा स्वभाव उल्टा था कि मैं कभी अपराधियों से लड़ता ही नहीं था। कोई गाली दे दिया, दे दिया,
डाल दिया, ठीक है। वैसी नौबत आई नहीं, लेकिन मैं टकराता ही नहीं था किसी से। अब एक अंबिकापुर में एक टेंडर भरना हुआ और गुंडों ने आदेश दिया, अंबिकापुर के नामी गुंडों ने, इस टेंडर को कोई नहीं भरेगा, इसको हम अकेले भरेंगे। और रोशन लाल जी माने नहीं, और प्रमोद जी को समझा बुझा करके और उन्होंने वो टेंडर भरवा दिया। अब भाई मैं तो कहा था कि आप लोग मत झंझट में पड़िए, लेकिन ये लोग नहीं माने, प्रमोद केसरी और रोशन लाल। तो रोशन लाल जी ने वो टेंडर भरवा दिया और गुंडों ने पकड़ करके इनको, इनकी हत्या करके इनको फेंक दिया। जान बच गई, समझ लीजिए। प्रमोद तो रामानुजन थे, नहीं झंझट में पड़े, और रोशन लाल जी और इनके एक पार्टनर, ये दोनों जो टेंडर भरे थे, इनको मार मार करके फेंक दिए। ठीक है भाई, तो हो गया। अब रोशन लाल जी ने कहा कि बजरंग बाबू हमारी मदद करिए। हम कहा हम इस झगड़े में नहीं पड़ने वाले हैं, काहे को आप टेंडर भरने गए? हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए है कि लोगों को सुधारने के लिए है? हमारा काम इस तरह झगड़ा करके सुधारना नहीं है। अगर हम दो ठो गुंडों को सुधार भी लेंगे झगड़ा करके, तो व्यवस्था कैसे बदलेगी? तो हमको तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, हम आपकी मदद नहीं करेंगे। वहां से ये हमसे व्यक्तिगत रूप से नाराज हुए, और वैचारिक धरातल पर तो जो है वो सही है, ये है कि भाई वो धीरे धीरे उस लाइन पर जा रहे थे। ये मैंने आपको बता दिया वैचारिक धरातल का। और ये, और मेरे से संबंध अभी तक अरे ठीक रहे हैं। मैं मतलब वो हमसे बात नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कई बार कहा कि हमको आपसे बात नहीं करनी। मैं कहा कि आप चाहे बात करिए चाहे मत करिए, मैं तो आपसे साल में एक बार जरूर बात करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको नहीं उठाना हो फोन मत उठाइएगा। तो मैं तो उनसे जाकर के ही मिलता ही था, साल में एक बार या दो बार। और ये सब तो 5 साल के अंदर की घटनाएं हैं। 5 साल के पहले तो बैठते ही थे, बातें होती ही थी। तो भाई अब चूंकि हम लोग इतने पुराने साथी रहे हैं और वैचारिक धरातल पर इतने तार्किक रहे हैं, और मैं चाहे अपने को दोषी मानो या अपने को निर्दोष मानो, लेकिन मेरी चर्चा के प्रभाव में ही वो संघ से अलग हुए, संघ के विरुद्ध हुए एकदम। तो मेरी चर्चा का प्रभाव था। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो भी व्यक्ति बहुत अधिक तर्क के तरफ जाएगा, संतुलन बनाकर नहीं रखेगा। मैं तो अपने हिसाब से तो संतुलन बना के रखा, तो इसलिए मैं कम्युनिज्म से बच गया। वो संतुलन बना के नहीं रख पाए तर्क में। जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा तार्किक अति हो जाएगा तो वह नास्तिक हो ही जाएगा, और नास्तिक भी हो जाएगा और फिर वो कम्युनिस्ट भी हो जाएगा। यह भी खतरा है। चलिए, आप लोग अब इस विषय पर कोई बात पूछनी हो हमसे, रोशन लाल जी की चर्चा में, या सैद्धांतिक रूप से कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग 10 मिनट तक बैठ सकते हैं। अभी 9:50 हुआ है। एक बाबा जी बात बताइए। अभी नेटवर्क कर। हेलो हेलो। हाँ, प्रश्न बताइए।
मैं कुछ बोल रही थी, अभी नेटवर्क आया है। तो मैं क्या करूँ अब इसके लिए? नेटवर्क कल नहीं बोल चला दीजिएगा। जाता है बाबा जी। तो आप सोमवार को आज अपनी की बात बात से रख दीजिएगा। संबंधित, हाँ, तो नहीं, आज आपका की बात से यही संबंधित विषय मेरी तो बात आज, है थोड़ी नहीं। सुनिए तो, आपको जो जी, बोलना है सोमवार को उतना टाइम दे देंगे पूरा, नहीं नहीं, मुझे बहुत शॉर्ट में ही बोलना, उतना ही ज्यादा टाइम दे बोलना नहीं देंगे। है। हम सोमवार को उतना ही टाइम आपको देंगे जितना आपको आज बोलना है। ठीक है। शुरुआत में ही टाइम दे देंगे, कोई हर्जा नहीं। नहीं, आज विषय से संबंधित है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बताइए, नहीं, अगर इस विषय पर कोई प्रश्न करना है रोशन लाल जी वाले पर। हाँ, आचार्य जी कुछ कह रहे थे। जी बाबा, मैं इसी विषय पर पूछ रहा। हाँ, कम्युनिस्टों की दो प्रमुख पहचान, जिससे स्पष्टता हो जाए कि ये कम्युनिस्ट है, दो प्रमुख पहचान आपकी नजर में क्या है? ये कम्युनिस्टों की क्या पहचान है, आपका ही कहना है ना? दो प्रमुख पहचान, कम्युनिस्ट जैसे दो प्रमुख पहचान क्या होंगी उसकी? नहीं, कम्युनिस्टों की देखिए, मेरे हिसाब से एक तो है कि कम्युनिस्ट अति तार्किक होते हैं, बहुत अधिक। जी आप उनसे तर्क में आप जीत नहीं सकते। ये जी अध्ययन भी करते हैं, और अरे वो सब सब गुण हैं। एक बात तो ये हो गया। जी अच्छा, और दूसरी बात ये है कि वो नास्तिक होते हैं, जी और जहां तर्क में कमजोर पड़ने लग जाएंगे जरा सा भी, तो आप पर व्यक्तिगत आक्रमण कर देंगे। जी और आपको उत्तेजित कर देंगे व्यक्तिगत आक्रमण करके। और उत्तेजित कर दिए मतलब आप क्रोध में आ गए, या कुछ भी आप दो चार शब्द उटपटांग बोल दिए, फंस गए आप। जी जी ये जी उनका बहुत बड़ा एक, इसको गुण कहिए या अवगुण कहिए, कि जी वो जी फट से व्यक्तिगत आक्रमण कर देंगे जहां जी तर्क में कमजोर पड़ेंगे वहां। और एक जी बात और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी कम्युनिस्ट होगा तो आपसे कभी पैसा नहीं मांगेगा। और जो भी अच्छा कम्युनिस्ट होगा वो किसी न किसी तरह से आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगा। जी और फिर वो कितना तंग करेगा आपको कुछ पता नहीं। जी। तो ये दो प्रमुख पहचान ये मेरी समझ में आई, एक तो पैसा मांगने की आप जो बता रहे हो, और एक व्यक्तिगत आक्रमण। एक और पहचान आपको बता दूं जी कि हर जगह वो संघ में भी एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा मैं आपको कई नाम बता सकता हूं कि ये सब जगह एडजस्ट हो सकते हैं, इतने व्यवहार कुशल होते हैं। तो फिर अभी ये गुण तक तो जो बाबा। मेरे को मिले हैं, मैं जी रोशन लाल जी को छोड़ करके आपको बता रहा हूं कि बड़े व्यवहार कुशल होते हैं। हर संस्था में आपको साम्यवादी उस संस्था के प्रमुख पदों पर मिल जाएंगे। जी आर्य समाज में भी, जी 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 आर्य समाज में ये अग्निवेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। या पहले गांधीवादियों में मुक्तानंद जी थे, जी। और करे थे। आर्य समाज में अग्निवेश थे। हम्म।
चलिए, और कोई बात किसी की हो तो बताइए, कोई पूछना हो तो, क्योंकि 3-4 मिनट बचा है अभी। कुछ ब्रजेश जी को, ज्ञानंद जी को, राकेश जी को बताइए कोई बात। बाबा जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है। नहीं है ना? मैं ठीक। मैं सिर्फ एक सूचना दे देता हूँ बाबा आपको हाँ कि जो आप अभी बता रहे थे कि जो कार्यपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उन लोगों हाँ ने राष्ट्रपति की याचिका की सुनवाई करना स्वीकार कर लिया और वो हाँ जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है बजाते। उसके लिए उन्होंने मतलब वो जो बेंच होता है उसकी पीठ की स्थापना की है और वो लोग उसका आंसर बना रहे हैं और जल्दी ही शायद हाँ। उन लोग वो दे देंगे राष्ट्रपति को वो जवाब। शायद माने हैं, 5 जज हैं उसमें ना। जी जी, 5 जज हैं उसमें। 5 जज हैं और अगस्त में शायद वो सुनेंगे। जी 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 ऐसा कुछ है वो जी बात तो। जी, मुझे बस इतना ही कहना था, बाकी तो रोशन लाल जी के हाँ अनंत कहानी है। वो बाबा रामदेव वाले भी कहानी को मैं जानता हूँ, उसके बाद आपका आपातकाल वाला जो है वो भी जानता हूँ, मुझे याद आ रहे हैं, शायद यही रोशन लाल थे। ठीक है। आपसे तो शायद राकेश जी भेंट हुई होगी कभी। जी नहीं, आपने मुझे 2 घटना बताई थी, एक बाबा रामदेव को जो उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, एक पंकज आचार्य जी ने उनको बम्बई के कोई दिखाया, दूसरी घटना किसी व्यापारी हाँ से, वो सब और वो। तीसरा आपकी अच्छा, जो एक बात आपको ये बता रहे हैं, एक जी बात यह बता रहे हैं कि हर बात रोशनलाल जी, आचार्य पंकज जी को और हमको दोनों को जरूर बताते थे, जी हर बात, जी कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। हम जी लोग दोनों उनको कहते थे कि भाई आप देखिए, आप जो कर रहे हो वो गलत है, फिर भी आप करते हैं तो हम रोकेंगे आपको क्यों, जी। हर मामले में। और सबसे बड़ी बात जो मुझे रोशन लाल जी को, वैसे खैर श्रद्धांजलि है उनको, लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये याद आ रहा है, उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। उस समय मैं रायपुर में ही रह रहा था जब उन्होंने इमरजेंसी को लेकर के आपको घेरा था, जब रात में 12 बजे उठ करके आपने फेसबुक पर ये बातें लिख दी थी। हाँ हाँ, मैंने जी लिखा भी है। जी जी। और बस अत्यंत ईमानदार थे। चलिए, एक घटना और 1 मिनट में मैं आपको बता दूं कि हम और रोशन लाल जी रिक्शा से जा रहे थे। अब रिक्शा से जा रहे थे, हम लोग ये समझ रहे थे कि रिक्शा वाला 10 रुपया लेगा। हम लोग उससे तय नहीं किए शुरू में, और जब हम लोग उतरे तो बोला कि नहीं, हम 25 रुपया लेंगे। मैं कहा कि अरे आप इतना सा के लिए 25 रुपया, कहना ही वो सब नहीं, आप कहा पहले पहले ही तय कर लिए। अब सवाल यह है कि रोशन लाल जी, हम उसको अगर 20 रुपया दे देते तो मान जाता, लेकिन रोशन लाल जी झगड़ गए, बस मारेंगे एक झापड़ तुम। और जब रोशन लाल जी झगड़ने लग गए उससे, मैं सोचा कि अभी अब तो मैं झंझट में पड़ूंगा भाई। हम उसको 25 रुपया दिए रिक्शा वाले को, और कर ले भाई तू जा। रोशन लाल जी ने हमसे कहा भी 2-3 बार कि ये क्या तरीका है बताइए, ये लोग मन बढ़ू हो जाएंगे, ये कुछ भी करेंगे, इस तरह किसी को लूट लेंगे। हम कहें कि ये सब सुधारना हम लोग का काम नहीं है, ये सब ऐसे ही चलेगा। ये मैंने आपको एक घटना और बता दी। घटनाएं बहुत हैं, लेकिन उन घटनाओं की चर्चा का कोई औचित्य नहीं है, मैंने सार संक्षेप में आपको बता दिया। वैसे दोपहर में मैंने इस पर लिखा भी है। ठीक है, और कोई बात नहीं हो तो बताइए, 10 बज गया है। ठीक बाबा जी, मुझे लगता है कि समाप्त कर सकते हैं उसका। हाँ, कर सकते हैं आप। तो की जो चर्चा रहेगी वो 2050 से लेके 2052 तक का कोटेशन रहेगा। ठीक है।
उस दिन नेताजी अगर कुछ बोलेंगे तो उनको टाइम देंगे हम लोग, जी बाबा जी, पूरा टाइम देंगे। चर्चा समाप्त कर सकते हैं।